जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हड़प्पा सभ्यता का कैसे पतन हुआ और हड़प्पा सभ्यता में हमें कौन सी जानवरों के बारे में पढ़ने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा जानवर का अवशेष मिला है उसके बारे में जानेंगे। हमारा जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था, और सबसे मेन टॉपिक आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया हड़प्पा सभ्यता और उनके शहरों के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया और उनके प्रमुख जानवरों हड़प्पा सभ्यता में जो भी जानवर था जिसका अवशेष मिला है वो कौन कौन से जानवर थे, उनकी लिपि कैसी थी और सामाजिक जीवन हड़प्पा सभ्यता के लोगों का कैसा था, इसके बारे में हम जानेंगे। हम यह जानेंगे कि आखिर इतना सभ्यता और इतना विकसित सभ्यता का पतन कैसे हो गया। सोचो, आज अगर वो सभ्यता आज हमारे बीच में रहता तो हमारा देश कितना डेवलप रहता। हाँ, अमेरिका हमसे करीब 150 साल पहले आज़ाद हुआ, तब देखो वो इतना डेवलप है, और ये तो करीब आपका 2600 ईसा पूर्व का बात है। अगर हड़प्पा सभ्यता आज रहता तो हमारा देश विकसित रहता। लेकिन आखिर इतनी अच्छी सभ्यता का पतन कैसे हो गया, हम ये आज जानेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी क्या था, भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। हम लोग की लिपि कैसी है, देवनागरी हिंदी की लिपि होती है ना, देवनागरी, उसी प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी और इसे पढ़ा नहीं जा सका। जो हड़प्पा सभ्यता में लिखा उसको पढ़ा नहीं जा सका। हमने पहले ही बताया था कि आदि इतिहास में जो भी कुछ लिखा गया उसको हम लोग नहीं पढ़ सके। कैसा लिखा है आज तक समझ ही में नहीं आया है, तो उसकी जो लिपि थी उसको पढ़ा नहीं जा सका। और जो इसकी लिपि है वो कैसे लिखी जाती है, तो दाईं से बाईं ओर। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर, और फिर दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर। पहली पंक्ति में दाईं से बाईं लिखी जाती है और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं लिखी जाती है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की लिपि की लेखन शैली थी। हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था कैसा था, भाव चित्रात्मक था। हड़प्पा सभ्यता का लिपि कैसा था, भाव चित्रात्मक था। ये बात ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखिए, इसका प्रमुख पशु कौन था, हम अलग से लिख दिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हड़प्पा सभ्यता में आखिर कौन कौन सा पशुओं का अवशेष मिला है। तो जो मुहर था ने, जिस पर जो भी सभ्यता जो भी सामान को भेजा जाता था, मिस्र और मेसोपोटामिया से क्या चलता था, हमारा व्यापार चलता था। तो जहाँ भेजा जाता था सामान उस पर मोहर मार के भेजा जाता था। तो वो मोहर की जो छाप होती थी वो कैसी होती थी, तो देखिए, मोहर पर सबसे अधिक अंकलन एक सींग वाले बैल का मिलता है। जो मोहर था उस पे कैसी आकृति मिलती है, तो एक सींग वाला बैल का एक ही सींग था, तो एक सींग वाला बैल का मिलता है अवशेष। इसके अलावा कुंवड़ वाले जहाँ बैल के ऊपर नहीं रहता है कुंवड़, वो बैल का कुंवड़ वाले बैल मिला है, सांड मिले, हाथी मिला है, गेंडा मिला है, बाघ मिला है, भेड़ मिला है, घोड़ा भी मिला है। ये सारे जो हैं जानवरों का अवशेष कहाँ मिला है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। हाथी देखिए कहाँ मिला, हाथी हड़प्पा सभ्यता में मिला, हाथी का कपाल मिला है, हड़प्पा सभ्यता में मिला है। आपका एक सींग वाला जो बैल है, बैल का जो मोहर है वो कहाँ मिला है, तो लोथल में मिला है। वो सेठ खड़ी का बना होता था, लोथल से व्यापार होती थी, लोथल में बंदरगाह था। हमने ये सारी बातें बताई थी। क्या मिला, गेंडा मिला, बाघ मिला और भेड़ मिला। हम देख सकते हैं कि इतने सारे पशु मिले हैं, लेकिन हमें ये नहीं देखने को मिला कि गाय मिला है। हमें लगता है गाय नहीं मिला। बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला, गाय का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। अब देखिए, जो सामाजिक जीवन, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, हम लोग का सामाजिक जीवन कैसा है।
हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सबके साथ स्टेटस मैच करते हैं, यही नहीं है, सब लोग साथ मिलजुल के रहते हैं, हमारा जो समाज है पितृ सत्तात्मक है, यही है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन जो था वो मातृ सत्तात्मक था। मातृ सत्तात्मक कहने का अर्थ है उनका जो वंश था अपने माता के नाम से जाना जाता था, ना कि पिता के नाम से। हम लोग किसके नाम से जाने जाते हैं? तो पिता के नाम से। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता था मातृ सत्तात्मक था, वो अपनी माँ के वंश के आधार पे उनको जाना जाता था। इसमें 4 वर्ण थे हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के 4 वर्ण थे, जैसे 4 वर्ण में बांट दिया गया था कार्य के अनुसार। देखिए, जो विद्वान होते थे उनका अलग वर्ण होता था। वो लोग जो बड़े बड़े विद्वान होते थे उनको पहले रखा गया। योद्धा, फिर योद्धाओं को रखा जाता था कि अगर कोई बाहरी आक्रमण होगा या किसी प्रकार से हमें कोई चीज़ संकट आता है, इसके लिए बचाव के लिए योद्धा भी था। और व्यापार तो होता ही था। व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लोथल था और उस समय मेसोपोटामिया और मिस्र से व्यापार होता था। तो व्यापार होता था। और श्रमिक, और क्या था? श्रमिक मतलब मजदूरों के लिए भी अलग से व्यवस्था था। जैसे हड़प्पा सभ्यता में हमें मजदूरों का आवास मिला है, श्रमिक आवास मिला है ना। आपका विद्वान, जैसे विद्वान कहने का अर्थ हुआ जैसे पंडित जी लोग होंगे जो पूजा पाठ कराते होंगे, जो उनके घर के पुरोहित होंगे, तो इसीलिए हमको पुरोहित आवास मिला है। कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में पुरोहित आवास मिला है। धार्मिक अनुष्ठान वहाँ होता था। तो इस तरह से हमारा जो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन था। वे लोग प्रकृति की पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। वो लोग अग्नि का पूजा करते थे, नदियों का पूजा करते थे, वो लोग आग का पूजा करते थे। यही सब का वो लोग प्राकृतिक का पूजा करते थे। वो लोग प्राकृतिक को ही अपना भगवान मानते थे। और मातृ देवी का पूजा करते थे। मातृ देवी में क्या मिला है कि पृथ्वी से निकले हुए पेड़ पौधे, ऐसा आकृति मिला है। कहाँ मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है। मातृ देवी की उपासना वो लोग करते थे। हड़प्पा वासी किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी का। और मातृ देवी का मूर्ति कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। और वो पशुपति किसे कहा जाता है? शिव को। पशुओं को पालने वाला पशुपति शिव की भी मिली है मूर्ति। कहाँ से? तो हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला? पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। कहाँ मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता में। तो ये लोग महादेव का पूजा करते थे और प्राकृतिक पूजा करते थे। लेकिन आखिर इस इतना सभ्यता का पतन कैसे हो गया? तो देखिए, हम इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर पतन कैसे हो गया। इसका कोई आज तक लिखित शास्त्र नहीं मिला है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन देखिए, कुछ इतिहासकार कहते हैं शायद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ है। किसी एक कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं हुआ है। यह हम कह सकते हैं कि वो जलवायु परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया, उसका पतन हो गया। कोई ऐसा क्लाइमेट आया होगा या बारिश नहीं हुआ होगा, सूखा पड़ जाने के कारण, बाढ़ आ जाने के कारण, जलवायु में परिवर्तन होने के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया होगा। कहाँ थे? हाँ, तो नदियों को सूखने के, हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सारी सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि हो सकता है नदी सूख गया होगा या नदी अपना जो ये होता है अपना मोड़ लिया होगा, अपना राह मोड़ लिया होगा। ये भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है, या नदियों को सूखना, वनों की कटाई, वन का कटाई होने के कारण भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट हो गया होगा। विदेशी आक्रमण, उस समय विदेशी आक्रमण होने के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया होगा। तो ये सारी बातें हैं जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा। इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो अगर एग्जाम में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, तो आप लोग कैसे लिखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हमारे इतिहासकार के द्वारा बताया गया है कि कहा गया है कि
सही सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका जो पतन है वो किसी एक कारण से नहीं हुआ है, बल्कि इसके पतन होने का अनेकों कारण हो सकते हैं। पहला कारण जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा कारण नदियां सूख सकती है, बाढ़ आ गया होगा, या आपका जो व्यापार था वो ठप पड़ गया होगा, क्योंकि जो पहले क्या था, व्यापार से ही आदमी वहाँ का सामाजिक जीवन अर्थव्यवस्था चल रहा था। तो व्यापार ठप पड़ जाने के कारण, अकाल भूखमरी के कारण भी उनका पतन हो गया होगा, या तो आप कह सकते हैं या विदेशी आक्रमण होने के कारण भी उनका पतन हो गया होगा। तो ये सारे कारण हैं जो हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का कारण बताती है। तो हमने क्या पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी होती है, तो भाव चित्रात्मक होती। उनका प्रमुख जो पशु है वो कौन कौन से हैं, तो एक सींग वाले बैल हो गया, सांड हो गया, हाथी हो गया, गेंडा हो गया, बाघ हो गया, भेड़ हो गया। ये सारे प्रमुख पशु थे जो हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। इस सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ है। इसकी जो ये जो समाज था कैसा था, मातृशतात्मक था। कैसा था, मातृशतात्मक था। इसे 4 वर्गों में बांटा गया है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये लोग किसकी पूजा करते थे, तो प्रकृति की पूजा करते थे। क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है, ईंटें, मनके और अस्थियां, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा क्या है, 16 महाजनपद के बारे में बताएंगे कि 16 महाजनपद में क्या क्या कौन कौन से राजा आए, कौन कौन सा वंश आया। इसके बारे में मैं अगले क्लास में बताऊंगी। इतना जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको ऐसे समझने से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को अगर एग्जाम में पूछता है कि अरे हड़प्पा में कौन कौन से अवशेष मिला, तो आप ध्यान में रखिएगा कि हाँ, हड़प्पा में तो हमको हाथी का कपाल मिला है, स्वस्तिक मिला है, श्रमिक आवास मिला है, कुम्हार का चाक मिला है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, ये सब लोथल लिख कर और उसको लिख कर और तीनों में ये लिखिएगा कि कौन कौन सा साक्ष्य मिला है। तीनों में लिखिएगा कि साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, इनका खोज कैसे हुआ। इस तरह से आपको याद रहेगा। याद रखने का यही तरीका होता है। आप हिस्ट्री को जितना ही रिवीजन कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बाबू हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं याद रखिएगा, आप इसका रिकॉल नहीं कीजिएगा तो आप भूल जाइएगा। बस आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। कल हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे 16 महाजनपद के बारे में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और चैप्टर 2 पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। जय हिंद।